हेलो बच्चों, मैं हूं प्रिया सिंह और मैं अपने चैनल बायोलॉजी हब में आपका स्वागत करती हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल में काफ़ी सारे मेथड डिस्कस कर लिए थे। अब हमारे इस चैप्टर में कुछ एक या दो टॉपिक रह गए हैं जिसे आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, अब तक हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देखे थे। आज के इस वीडियो में हम आज का टॉपिक देखेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हिंदी में कहते हैं सगर्भता चिकित्सीय समापन। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जब प्रेगनेंसी को जानबूझ के ख़त्म किया जाता है, समाप्त किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सगर्भता चिकित्सीय समापन, यानी वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, दैट इज़ कॉल्ड MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कहने का मतलब ये है, समय पूरा होने से पहले अगर गर्भ को ख़त्म किया जाए या जानबूझकर गर्भ को ख़त्म किया जाए तो उसे हम MTP के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं। MTP एक ऐसी टेक्निक है जो कि हेल्प करती है इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन बाय एबॉर्टिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी। देखा जाए तो ये एक ऐसा टेक्निक होता है जिससे हम जनसंख्या को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, अनचाहे गर्भ को ख़त्म करके, एबॉर्ट करके। ठीक है, इंडिया में MTP जो है वो 1971 में लीगलाइज्ड हुआ था, यानी कानूनी रूप से क्या किया गया था, इसको एक्सेप्ट किया गया था। और वो इसलिए भी एक्सेप्ट किया गया था ताकि ऐसे इलीगल प्रोसीजर्स हो रहे हैं हमारे इंडिया में जिसको क्या किया जा सके, रोका जा सके। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फीटिसाइड्स के, भ्रूण हत्या के केस आते हैं। लोग क्या करते हैं, बच्चे का लिंग टेस्ट करके, यानी उसके सेक्स का पता करके कि वेदर द चाइल्ड इज़ गर्ल और बॉय, वो क्या करते हैं, बच्चे को गर्भ में ही मार देते हैं। तो इस सभी चीज़ों को देखते हुए मेल फिटिसाइड्स के केस को रोकने के लिए इंडिया में MTP को 1971 में क्या किया गया था, लीगलाइज्ड किया गया था। नाउ MTP जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है? MTP का जो यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू गेट रिड्स ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर कोई कपल बच्चा नहीं चाहता है या अनवांटेड, अनचाहे प्रेगनेंसी को रोकना चाहता है तो MTP का इस्तेमाल किया जा सकता है। और MTP अनवांटेड प्रेगनेंसी कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया या फिर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए। जनरली आपने पढ़ा कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए किया जाता है, प्रेगनेंसी रोकने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाता है और कोई वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ऐसे अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए भी MTP का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर कोई रेप जैसी घटना होती है, ठीक, रेप जैसी घटना के बाद अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए भी MTP का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे रीजंस ये हो सकते हैं कि MTP इसलिए भी यूज़ होता है कि बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से बच्चे को या फिर मदर को क्या होता है, जान का खतरा होता है, उसमें भी MTP का इस्तेमाल किया जाता है। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया गया तो आगे चल के मदर और बच्चे दोनों के जान के ऊपर या सिर्फ मदर के ऊपर भी क्या हो सकता है, अफेक्ट कर सकता है, तो उस केस में भी MTP का इस्तेमाल किया जाता है। ना MTP जो है वो कब किया जाता है? MTP जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम तक क्या रहता है, सेफ रहता है, यानी अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर सिर्फ प्रेगनेंसी के सिर्फ 12 वीक्स ही हुए हैं तो उस समय MTP का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो उस समय मदर और बच्चे दोनों के हेल्थ को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, और ये बहुत रिस्की हो सकता है ट्राइमेस्टर के बाद करने के। सो दिस इज़ द MTP। आई होप आपको समझ में आ गया होगा MTP क्या होता है। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, MTP का मतलब होता है टू गेट रिड्स ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं। क्लियर हो गया। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़।
तो स्टूडेंट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होता है? ये ऐसे डिजीज़ और इन्फेक्शंस होते हैं जो कि ट्रांसमिट होते हैं थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है ना। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय कोई डिजीज़ अकर हो जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो ऐसे डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस, या फिर हम उनको कहेंगे वेनरियल डिजीज़, या फिर हम उनको कहेंगे रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। तो ये डिज़ीज़ जो है जिसके 3 नाम हैं, या तो आप इनको एसटीडीज़ कह लीजिए, या फिर वेनेरियल डिजीज़ कह लीजिए, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन कह सकते हैं। जो मेन या कॉमन एसटीडीज़ हैं, जो बीमारी है, वो है गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस, क्लैमिडियासिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमैनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। हाँ स्टूडेंट्स, जनरली ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होते हैं उनका एक ही रीज़न होता है, दैट इज़ सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से ही ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होते हैं वो अकर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स की, तो ये जो होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा इन्फेक्शियस नीडल से, या फिर किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से जो कि इन्फेक्टेड हो चुका है, या फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, यानी हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं, और फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, यानी इन्फेक्टेड मदर से बच्चे को भी क्या हो सकता है? फैल सकता है हेपेटाइटिस बी और HIV जैसे डिजीज़ेस। ओके, तो इनका जो फैलने या मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन बाकी जितने भी एसटीडीज़ हैं, जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस, क्लैमिडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, ये सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं जो सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही फैलते हैं। नाउ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि खुजली होना, ठीक है, जलन होना, इचीनेस होना, तो ये सारे जो उनके हैं सिम्टम्स होते हैं। और बहुत सारे केसेस तो ऐसे भी होते हैं जिसमें फीमेल्स में लॉन्ग टाइम तक कोई सिम्टम्स जो है वो दिखाई नहीं देते। तो ये ऐसे मतलब सिम्टम्स होते हैं जो अगर लॉन्ग टाइम तक दिखाई ना दे, या प्रॉपर टाइम से इनका अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकता है, यानी जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है फीमेल का, उसमें इन्फेक्शंस हो सकता है, एबॉर्शन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है, स्टिल बर्थ हो सकता है, मींस बच्चा जो है वो मरा हुआ पैदा हो सकता है, प्रेगनेंसीज़ में कुछ डिफ़िकल्टी हो सकती है, ठीक है, और इवन की इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। आगे चल के जो फीमेल है प्रेगनेंसी गेन करने की कैपेसिटी ना रख सके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सके। तो ये ऐसे जो बीमारियां होती हैं, एसटीडीज़ होता है, इनका टाइम पे पता चलना और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर हम बात करें एसटीडीज़ की, तो लगभग सारे एसटीडीज़ जो होते हैं वो फुली क्यूरेबल होते हैं अगर उनको समय से पहचान लिया जाए, समय से उसके सिम्टम्स दिख जाएं और समय से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, एक्सेप्ट जेनिटल हर्पीस, HIV वायरस एंड हेपेटाइटिस बी। तो ये 3 ऐसे डिजीज़ है जो क्यूरेबल नहीं हैं, यानी इनका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, हेपेटाइटिस बी, HIV और जेनिटल हर्पीस का। लेकिन इसके अलावा जितने भी एसटीडीज़ है, जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस या फिर क्लैमिडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, ये सारे क्यूरेबल है अगर इनका प्रॉपर टाइम से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ कैसे एसटीडीज़ को हम लोग रोक सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। पहला, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है या फर्स्ट जो प्रिवेंशन है, दैट इज़ किसी अननोन पार्टनर के साथ या किसी बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना होता है, अवॉइड करना होता है। दूसरा ये है कि ऑलवेज़ यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटर्स, हमेशा इंटरकोर्स करते समय किसका इस्तेमाल करना चाहिए, कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर इन केस ऑफ डाउट ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट और इफ़ डायग्नोज, यानी अगर आपको लगता है कि आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो उसे क्वालिफाइड डॉक्टर से दिखाना चाहिए। और अगर किसी बीमारी का पता चल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत सारी फीमेल ऐसी होती है जो समाज के डर से या
सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं चाहती कि उनके बारे में या उनसे संबंधित ऐसी कोई डिजीज़ेस सामने आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं एक वुमेंस की लाइफ में। बट इन सभी चीज़ों को साइड करके अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसका क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनफर्टिलिटी। अब हम बात करेंगे किसकी, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? इनफर्टिलिटी का मतलब होता है नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, यानी जब एक कोई भी कपल जो होता है जब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता तो उस केस को हम क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। नाउ यहाँ क्या लिखा हुआ है, द कपल्स विच आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस चिल्ड्रेन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन आर कॉल्ड इनफर्टाइल। तो ऐसे कपल्स जो एक बच्चा उत्पन्न करने में क्या है, अक्षम है, यानी कैपेबल नहीं है, तो ऐसे कपल्स को हम क्या कहते हैं, इनफर्टाइल कहते हैं। और इनके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकता है, कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, डिजीज़ भी हो सकता है, ड्रग्स भी हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल रीजंस, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, इनफर्टिलिटी के पीछे। सो स्टूडेंट्स, इनफर्टिलिटी का जो रीज़न है जनरली हमारे समाज में हमेशा से इनफर्टिलिटी के लिए या किसी भी फीमेल को बच्चा पैदा नहीं हो रहा था उसे हमेशा फीमेल को ही क्या किया जाता है, ब्लेम किया जाता है। बट इनफर्टिलिटी के पीछे सिर्फ एक फीमेल ही नहीं, मेल भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अगर पर्सन एजुकेटेड है तो उसको इस चीज़ की नॉलेज होगी कि इनफर्टिलिटी के लिए सिर्फ एक फीमेल ही नहीं, एक मेल भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। सो इनफर्टाइल कपल जो है अगर वो चाहें तो कुछ स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करके वो भी बच्चा कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे टेक्निक को हम क्या कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART, इसमें कुछ मेन 4 टाइप्स के टेक्निक्स आते हैं, जिसमें है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF कहते हैं, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र जिसे जिफ्ट यानी GIFT कहते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये 4 मेथड्स हैं ART के, जिसके अंदर एक कपल जो है दे कैन हैव देयर ओन चिल्ड्रेन। सो आइए एक एक टेक्निक को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या मेंशन है। सो स्टूडेंट, द फर्स्ट टेक्निक इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF। IVF क्या होता है, बोला गया है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र विच इज़ कॉमनली कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो ये एक ऐसा टेक्निक होता है स्टूडेंट जहाँ पे एक ऐसा कपल जो अपने बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता या फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, उसमें हम एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी फर्टिलाइजेशन होता है वो आउटसाइड मीडियम में यानी बाहरी वातावरण में करवाया जाता है। तो यहाँ पे जो मेल है या फिर जो मेल डोनर है या जो फीमेल है या फीमेल डोनर है उससे स्पर्म और एग जो है वो कलेक्ट किया जाता है और उसे क्या किया जाता है, लेबोरेटरी कंडीशन में क्या करवाया जाता है, फर्टिलाइज करवाया जाता है। तो ये जो टेक्निक होती है इसे हम क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया माता के फेलोपियन ट्यूब में ना होकर ये बाहर लैब में करवाया जाता है। जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब जाइगोट जो है या अर्ली एम्ब्रियो जो है 8 ब्लास्टोमेयर कंडीशन तक पहुंच जाता है, देन उसको क्या किया जाता है, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में यानी जो अंडवाहिनी होता है उसमें क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिफ्ट कहते हैं, यानी जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है। अब बोला गया है कि जिफ्ट क्या होता है, व्हेन एम्ब्रियो रिचेस ब्लास्टोमिया कंडीशन में पहुंचता है तो उसे फीमेल के फेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर एम्ब्रियो जो है 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम फिर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र ना करके हम उसे क्या करते हैं, यूटेरस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यूटेरस में जो ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसीजर होती है उसे हम IUT कहते हैं, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र कहते हैं। क्लियर हो गया? आई होप IVF आपको समझ में आ गया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि मेल से स्पर्म लिया जाता है,
फीमेल से एग लिया जाता है, ठीक है, और उससे क्या किया जाता है, लैब में क्या कर दिया जाता है, फर्टिलाइज करवा दिया जाता है। तो ये जो प्रोसीजर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आईवीएफ कहते हैं। जब जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर स्टेज पे रीच कर जाता है तब उसे मदर के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और अगर एम्ब्रियो जो है 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा का हो जाए तो उसे हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र ना करके उसे यूटेरस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसे इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र कहते हैं। सो दिस इज़ जिफ्ट एंड IUT. The next technique is gift gamete intrafallopian transfer. So students, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो फीमेल्स के लिए होती है। बहुत सारी ऐसी फीमेल होती है जो ओवम यानी एग प्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं होती हैं। तो ऐसे फीमेल से यानी ऐसे फीमेल या डोनर से क्या किया जाता है, गैमेट कलेक्ट किया जाता है, और उस फीमेल में जो कि ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसके फैलोपियन ट्यूब में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाती है। So this technique is known as gift gamete intrafallopian transfer. So the next technique is intracytoplasmic sperm injection, ICSI. This is the specialized procedure to form an embryo in laboratory in which sperm is directly injected into ovum. ठीक है, तो बोला गया है कि एक ऐसी टेक्निक है से भी लैब में क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, जिसमें स्पर्म को डायरेक्टली क्या किया जाता है, एग में इंजेक्ट करवा के फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है, यानी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करवाई जाती है। सो बेसिकली इसको भी क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है लैब में। अब ये आईवीएफ से कैसे डिफरेंट है स्टूडेंट्स, आईवीएफ में क्या किया जाता है, मेल एंड फीमेल को फर्टिलाइज करने के लिए छोड़ा जाता है, जहाँ पे वो लैब में बाहरी इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, मीट करते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। लेकिन आईसीएसआई में क्या किया जाता है, यहाँ पे स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली ओवम के साइटोप्लाज्म में क्या किया जा रहा है, एग के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट किया जा रहा है और एम्ब्रियो फॉर्मेशन करवाया जा रहा है। तो इसको ICSI कहते हैं। क्लियर। द नेक्स्ट टेक्निक इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नाउ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, बोला गया है कि ऐसे इनफर्टिलिटी केसेस जिसमें मेल पार्टनर जो होता है वो एक हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस करने में क्या होता है, अनेबल होता है, इनकैपेबल होता है। तो बोला गया है कि ऐसे टेक्निक में जनरली क्या किया जाता है, जो सीमन है वो मेल डोनर से कलेक्ट किया जाता है और उसे आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन फीमेल के वेजिना या फिर यूटेरस में इंजेक्ट करवा दिया जाता है। तो इसे इंट्रा यूटेरी इंसेमिनेशन भी कहते हैं, और दिस होल टेक्निक इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आई होप समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए फीमेल इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओवा बट मेल इज़ नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पर्म, तो उनको क्या करेंगे, स्पर्म को मेल से लेंगे और उसको आर्टिफिशियली क्या करवाएंगे, फीमेल के यूटेरस में इंजेक्ट करवा देंगे और आगे चल के इनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। सो दिस टेक्निक इज़ नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो स्टूडेंट्स, ये सारे टेक्निक से इनफर्टिलिटी के, जिससे कपल जो है वो एक इनफर्टाइल कपल जो है वो भी क्या कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं इन टेक्निक्स की मदद से। बट ये ऐसे टेक्निक होते हैं जिसको एक एकदम स्पेशलाइज पर्सन या प्रोफेशनल जो डॉक्टर है वही हैंडल कर सकता है, और इसमें बहुत सारे एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। दूसरी बात ये है कि ये टेक्निक बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इसीलिए हर जगह आपको देखने को नहीं मिलते। ये कुछ सिटीज़ में ही ऐसे टेक्निक जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। सो सारे लोग जो है या सारी कंट्री जो है ऐसे टेक्निक का जो है एडवांटेज नहीं ले सकती है। सो दीज आर ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।